गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 एसएसटी में हमारा खनिज संसाधन और ऊर्जा शक्ति संसाधनों के बारे में चल रहा था। हम गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं परमाणु ऊर्जा के बारे में। परमाणु ऊर्जा का यहाँ पर बता रहे हैं आणविक ऊर्जा संयंत्र कलप्पा के बारे में। आपको मैंने बताया था कि परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक के रूप में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों के नाभ के विखंडन से गुजरते हैं और जो उत्सर्जित ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु ऊर्जा कहते हैं। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र जो हैं वर्ल्ड में वो है संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप। भारत में भी राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल भंडार पाए गए हैं। थोरियम की जो विशाल मात्रा है वो केरल के मोनोज़ाइट बालू में पाई जाती है। भारत में जो परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं वो तमिलनाडु के अंदर जो अभी आपको चित्र में दिखाया गया है वो है कलपक्कम, और महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट आपने सुना होगा नाम राणा प्रताप सागर, और उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में केगा है। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट जा रहे हैं वो है हमारा भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय यानी पृथ्वी से, भू का मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी से जो हमारे को ऊर्जा प्राप्त होती है। आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी की परत में जैसे जैसे हम अंदर चले जाते हैं वहाँ पर उसके तापमान में बहुत अत्यधिक वृद्धि होती जाती है। जो पृथ्वी की जो गहराई हमने मानी है 3600 किलोमीटर तक है, हम तो अभी तक उसकी गहराई के अंदर ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाए हैं। लगभग 100 मीटर भी हम नहीं पहुंचे हैं और वहां पर ही इतना तेज़ ताप होता है कि उससे आगे जाने की बात भी नहीं सोची जा सकती है। तो ताप ऊर्जा जो है वो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है, उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी की अंदर जो गहराई बढ़ने पर तापमान में लगातार वृद्धि होती है। कैसे महसूस होता है आपको? मैं एक सीधा सा उदाहरण देती हूँ कि जो आपका जेट पंप या होता है या बोरिंग होती है उसमें से हम पानी निकालते हैं, आपने देखा होगा वो पानी गर्म होता है, निवाया गुनगुना सा महसूस होता है। उसका कारण है कि जो पृथ्वी के अंदर जो गर्माहट होती है तापमान में वह उसकी वजह से गर्म निकलता है। कभी कभी तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में भी हो सकती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। वर्षा से गर्म जल के स्रोतों के रूप भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने के अंदर, ऊष्मा प्राप्त करने में, नहाने में प्रयोग होती है। ठीक है, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय, अगर क्वेश्चन आता है विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ है तो आप बोलेंगे अमेरिका में। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका में है। भारत में भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र हिमाचल के मणिकर्ण और लद्दाख के पूंगा घाटी में स्थित है। ये नाम सब आपको याद करने होंगे। ठीक है, यहाँ पे ये चित्र में दे रखा है यहाँ मणिकर्ण का भूतापीय ऊर्जा और दूसरा उसकी सहायता से बनता हुआ भोजन। ठीक है, नेक्स्ट जो आ रहा है ये भूतापीय ऊर्जा का यहाँ पर एक चित्र भी दे रखा है कि किस तरीके से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया है। आज हम आगे पढ़ने जा रहे हैं ज्वारीय ऊर्जा के बारे में। आप सभी जानते हैं ज्वार क्या होता है, आपने देखा होगा जो हमारे समुद्र होते हैं उसमें ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। तो जो ज्वार उठते हैं उन ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का दोहन समुद्र के किनारे सकरे मुहाने पे बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है। उच्च ज्वार जब आता है, उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध पे स्थापित टरबाइन जो होता है उसको घुमाने से किया जाता है। जैसे आपको मैंने जल विद्युत के बारे में बताया था, एग्जैक्टली यहाँ पर क्या किया जाता है? समुद्र के मुहानों पर उसी तरह का टरबाइन्स लगाए जाते हैं। जब टरबाइन्स का पंखा चलता है तो ज्वारों से ऊर्जा प्राप्त की जाती है।
रूस, फ्रांस, भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मील के क्षेत्र हैं। अब नेक्स्ट आती है बायोगैस, जिसे आप बहुत अच्छी तरह से आपने देखा भी होगा। यहाँ पर मैंने एक चित्र जो किताब में दिया गया है, ये बायो टैंक का हमारा प्लांट होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जितने भी जैविक अपशिष्ट होते हैं इस टैंक में, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतुओं का गोबर है, पशुओं का गोबर है, जीव जंतुओं के अवशेष हैं, इन सब अपशिष्ट पदार्थों को इसके अंदर डालते हैं, है ना। और इनसे जो ईंधन गैसीय रूप में बनती है उसको हम क्या कहते हैं, बायोगैस कहते हैं। और ये जो टैंक है आपने देखा है, इसके अंदर एक साथ सारी चीज़ों को डाला जाता है। उस प्लांट से जो गैस निकलती है वो इसके माध्यम से हमारे खाना बनाने के कार्य में काम में ली जाती है। और इसके अंदर जो बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ होता है, वह अपशिष्ट पदार्थ यहाँ से इस तरीके से बाहर निकलता है, जो कि हमारे उर्वरक यानी हमारे जो खेत होते हैं उसके अंदर क्या काम करता है, सर्वोत्तम क्या काम करता है, खाद का कार्य करता है। ठीक है, तो ये चित्र आपको बनाना भी है और ध्यान से देखना भी है। जैविक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जैसे मृत पौधे, जीव जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, ये सब जो है रस्सियों के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। और ये जो बदली हुई जो गैस होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा, इसके अंदर जो हमारा जो ये टैंक होता है इसका गैस टैंक, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस के संयंत्र में अपघटित किए जाते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। बायोगैस खाना बनाने के लिए काम में ली जाती है, विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन होती है और इससे प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन भी होता है। यानी गैस की तो गैस बनती है और जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो क्या काम आता है, हमारे खाद के रूप में कार्य आता है। क्योंकि खाद आप जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है, इसके अंदर कृषि के लिए बहुत खाद चाहिए, तो ये जैविक खाद के रूप में जो है काम में ली जाती है। ऊर्जा जो है उसके बारे में लास्ट पॉइंट हमारा चल रहा है कि ऊर्जा सब जगह पाई जाए, सर्वव्यापी, सब जगह इसकी ज़रूरत होती है। लेकिन इस ऊर्जा के विदोहन बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कठिन और खर्चीला होता है। आपको मैंने बताया ऊर्जा के जितने भी स्रोत हैं, जिसमें आपने अभी परंपरागत स्रोतों की बात करी थी हमने, वो तो आपने जाना था नवकरणीय भी होते हैं, नवकरणीय भी होते हैं। और नवकरणीय जिनके अगर समाप्त हो जाएंगे तो उसे वापस बनाने में हज़ारों साल लगेंगे, तो उसे बनाना कठिन है। और जो हम गैस के रूप में या जल विद्युत की बात करते हैं या बायोगैस की बात करते हैं, जो भी हम निर्माण करते हैं ऊर्जा प्राप्ति के संसाधनों का, तो ये बहुत खर्चीला है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें प्रत्येक व्यक्ति को ऊर्जा को नष्ट न करने और इसमें भिन्नता लानी चाहिए। ऊर्जा का उत्पादन क्या है, हम ऊर्जा के स्रोतों को कम करें, यानी ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। कभी आपको ऊर्जा की अगर और आवश्यकताएं हैं तो आपको संयमता के साथ में उसकी वेस्टेज को रोकना होगा, उसके उपयोग को रोकना होगा और हमें वह कार्य करने होंगे जो हमें भविष्य में ऊर्जा के संसाधनों को प्राप्त कराते रहें और हमारे भविष्य को उज्जवल बना सकें। अभी कार्य करें एवं ऊर्जा के भविष्य को क्या बनाएं, सुनहरा। तो जो करना है आप सबको करना है, हम सबको करना है। आज करेंगे तो उसका फल अवश्य हमें भविष्य के रूप में, सुनहरे रूप में प्राप्त होगा। तो आज ही हमको सबको समझना होगा कि किस प्रकार से ऊर्जा के संसाधनों को अपव्यय रोकना है, किस प्रकार से उसका उपयोग कम से कम करना है और एक अच्छा जीवन और अच्छा भविष्य जीना है। आइए इसके प्रश्न उत्तर पे भी हम थोड़ा सा नज़र डालते हैं। चलिए हम सब पढ़ते हैं कि प्रतिदिन आपके उपयोग में आने वाले 3 खनिज पदार्थों के नाम बताइए। जैसे आप नमक काम में लेते हैं, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा ये काम में लेते हैं, तो ऐसे सामान्य खनिज पदार्थों के नाम बता दिए आपने। अयस्क क्या होता है, आपको मैंने पहले भी अपना जब चैप्टर शुरू किया था तो मैंने बताया था कि अयस्क क्या होता है। आप अगर अपने पेज नंबर पे जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि अयस्क क्या होता है। मैं आपको बताती हूँ, जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था तब मैंने आपको ये बताया था कि अयस्क क्या होता है। ठीक है,
तो आपको मैं पेज नंबर अगर मैं देख के बताऊं कि ऐसा क्या होता है, तो मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको स्पष्ट किया था कि ऐसा क्या होता है। शैल, यहाँ पे ध्यान से देखिए आप सभी लोग, शैल जिनमें खनिजों का खनन किया जाता है अयस्क कहे जाते हैं। यानी पेज नंबर 23 पे जाएं ये, तो आपको पता लगेगा कि अयस्क क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो हम फिर देखने जा रहे हैं। वो क्वेश्चन है आपका, धात्विक खनिजों के अयस्क सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं। तो धात्विक खनिजों के अयस्क कहाँ पाए जाते हैं, हमारी जो खाने होती हैं, मैंने आपको बताया था कि जो धात्विक होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको पड़ेगा कि धात्विक खनिज है वो कच्चे रूप में पाई जाती है। कुछ धातुएं कठोर होती हैं और कुछ क्या होती है, चमकदार और विशेषता वाली होती हैं। तो धात्विक खनिज लोह और अलोह होते हैं। लोह खनिज में आते हैं आपके मैग्नीज, क्रोमाइट, और अलोह में खनिज में लोहा नहीं होता है। और धात्विक, तो मैं बताऊं आपको, ये जो होती हैं ये हमारी जो शैल होते हैं, आग्नेय चट्टान और आपके क्या बोलते हैं, कायांत्रिक चट्टान, इसके अंदर खनिज अयस्क सामान्यतः पाए जाते हैं। ये लिखा हुआ है प्राकृतिक गैस संसाधन से संपन्न 2 देशों के नाम। तो इसमें आप लिखेंगे नॉर्वे का नाम लिखेंगे एक, तो है ना। प्राकृतिक गैस पे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्राकृतिक गैस सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है। प्राकृतिक गैसों के अंदर आपको मैंने बताया था कि प्राकृतिक गैस के सबसे महत्वपूर्ण भंडार जो है रूस और नॉर्वे में पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ देखिए कि प्राकृतिक गैस है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, रूस और नॉर्वे में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, क्या सुझाव देंगे, निम्न के लिए आप ऊर्जा के किन स्रोतों का सुझाव देंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बायोगैस, तटीय क्षेत्रों में क्या होगा, ज्वारी है, और शुष्क प्रदेशों में सौर गैस जो होती है सूर्य से जो प्राप्त होती है, इन गैसों का सुझाव देंगे, इन स्रोतों का ज़्यादा पे 5 तरीके बताइए। अगला क्वेश्चन, जिसमें आप ऊर्जा की बचत कर सकते हैं, तो उसमें आप लिखेंगे कि हमें जब ज़रूरत नहीं हो तो लाइटों को बंद करना चाहिए, रेफ्रिजरेटर को बंद करना चाहिए। ठीक है, आप और गीज़र को बंद कर सकते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा कि हम किस प्रकार से ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। अब हमारे ये और ऑप्शनल क्वेश्चन जिसमें 5 विकल्प दिए हुए होते हैं, चलिए पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खनिज की विशेषता नहीं है। ये प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, बिल्कुल सही। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, बिल्कुल सही। ये असमाप्य होते हैं, आपको पता है सभी खनिज पदार्थ जो हैं असमाप्य नहीं होते, ये समय के अनुसार ख़त्म हो जाते हैं। तो ये इसका गै जो आंसर है वो सही होगा। निम्नलिखित में तांबे का अग्रणी देश कौन सा है, तो आप लिखेंगे चिली। ठीक है, फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सी रसोई गैस में द्रवित पेट्रोलियम गैस को संरक्षित नहीं करती है, तो इसमें आप लिखेंगे घ, खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन पकाना। एक तो कढ़ाई है वो आपने खुली रख रखी है, दूसरी आपने क्या की है, उसका वो ताप है वो भी कम कर रखा है, तो ये इसका सही आंसर है। अब आपको कारण बताने हैं कि कुछ बड़े बांधों से पूर्व पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यान क्यों रखा जाता है, क्योंकि अगर हम बांधों के निर्माण से पूर्व पर्यावरणीय पहलुओं का ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा, बाढ़ आ जाएगी, उसके आसपास के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वहाँ पानी भर जाएगा, उनका पलायन करना पड़ेगा। तो इन सब बातों को देखने के ही बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है। अधिकांश उद्योग कोयला खानों के पास केंद्रित क्यों होते हैं, इसका कारण ये है कि कोयला जो हमारा खनिज है वज़न में भारी होता है, वैल्यू इसकी कम होती है, इसको लाने ले जाने में ट्रांसपोर्टेशन बहुत चाहिए, और सबसे बड़ी बात है ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आती है। इसीलिए बेटर होता है कि जहाँ कोयला है ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, तो इसे हम क्यों ना उद्योगों को ही कोयला खानों के पास केंद्रित करें ताकि उसकी लागतों को कम किया जाए। पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये काले रंग का होता है, और दूसरा ये मूल्यवान होता है जैसे कि सोना होता है, इसलिए इसको काला सोना कहा गया है। ठीक है, आकलन पर्यावरणीय चिंता का विषय हो सकता है, बिल्कुल, कारण क्योंकि अगर हम खनन करते रहेंगे
तो क्या होता है, पर्यावरण में मिट्टी का जो क्या बोलते हैं कटाव है, मिट्टी की कमी है, वेस्टेज है, ये सब चीज़ें होती हैं, इसलिए चिंता का विषय। अब आपका अगला क्वेश्चन है, इन लोग में डिफरेंस बताने हैं आपको, परंपरागत जो चिर प्राचीन काल से चले आ रहे हैं और गैर परंपरागत जिन्हें हम बना रहे हैं। बायोगैस और प्राकृतिक गैस जो ज़मीन के अंदर से प्राप्त होती है, जबकि बायोगैस है जिसका निर्माण हम स्वयं करते हैं। लौह और अलोह खनिज के बारे में, तो लोहा जो होता है उसमें धात्विक तत्व लोह पाया जाता है, अलोह खनिज में लोहा नहीं पाया जाता है। धात्विक और अधात्विक में धातु की मात्रा होती है वो धात्विक, जिसमें धातु की मात्रा नहीं होती वो अधात्विक, जैसे पेट्रोलियम डीजल। धात्विक जैसे लोहा तांबा। इस तरीके से आपको आंसर देने हैं और प्रश्नों के उत्तर बनाने हैं। आज हमने ये चैप्टर पूरा किया है। आप सभी इसके प्रश्न उत्तर कॉपी में करेंगे और मुझे दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच।